तो जाहिर सी बात है सभी का जन्म किसी ना किसी नक्षत्र में होता है, लेकिन इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के पास में वह सब कुछ प्राप्त होता है जो उनके जीवन में चाह होती है, इच्छाएं होती हैं, यानी डिजायर्स को पूरा करने वाला नक्षत्र है ये। भौतिकता और आध्यात्मिकता के सामंजस्य का नक्षत्र है ये। यहां भौतिकता की बात करें तो भौतिकता में जातक सर्वोच्च श्रेणी तक पहुंचते हैं, आध्यात्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिकता में भी जातक सर्वोच्च श्रेणी तक पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी तक हमने भावों में, राशियों में, नक्षत्रों में जो भी वीडियोस प्रस्तुत किए हैं वह सभी वीडियोस हमारी प्लेलिस्टों में उपलब्ध हैं और उन्हें देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और सभी वीडियोस को आप क्रमवार देख सकते हैं। क्रमवार आप अवश्य देखें ताकि आपको ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे और साथ ही साथ आपको लाभ प्राप्त हो। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है और गहराई को छूती हुई लगती है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आज की हमारी पाठ संख्या है 87 यानी 87 और यहां हम पढ़ रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र। हम धनिष्ठा नक्षत्र का एक वीडियो इसके पूर्व में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं जहां हमने नक्षत्र से संबंधित पहलुओं को विश्लेषित करते हुए नक्षत्र को विश्लेषित किया था। आज हम धनिष्ठा नक्षत्र का द्वितीय वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जहां हम उन्हीं पहलुओं को विश्लेषित करते हुए या यूं कह लीजिए कि उन्हीं पहलुओं को समझते हुए जातकों का विश्लेषण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम यह देखेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक किस प्रकार के होते हैं, उनके अंदर कौन सी ऊर्जाएं होती है, कौन सी नकारात्मकताएं होती हैं, कौन सी सकारात्मकताएं होती हैं। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, धनिष्ठा नक्षत्र का विस्तारीकरण 23 डिग्री 20 मिनट मकर राशि से प्रारंभ होकर 6 डिग्री 40 मिनट कुंभ राशि तक होता है, यानी कि दोनों ही राशियों का स्वामी शनि है और यहां धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी जो है वह मंगल है। हमने इसका प्रतीक चिन्ह देखा, वह डमरू है और कहीं कहीं इसका प्रतीक चिन्ह ढोल भी माना गया है। तो यहां वाद्य यंत्र इसके प्रतीक चिन्ह है, तो हम जातकों के जीवन में संगीतमयता को भी देख सकते हैं। इस नक्षत्र की जो शक्ति है वह है ख्यापायत्री शक्ति, जो कि जातकों के अंदर प्रसिद्धि देने वाली शक्ति है, प्रचुरता प्राप्त करने की शक्ति है। तो यहां जातकों में वह गुण आप देख सकते हैं। जातकों का संबंध उच्च पदस्थ लोगों से होता है या उनसे जुड़ाव होता है और साथ ही साथ भौतिक धन में वृद्धि की भी बात हम यहां इस शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल से हम जातकों के अंदर साहसीपन को समझ सकते हैं, रोमांचकारी प्रवृत्ति को समझ सकते हैं, इनके विस्फोटक स्वभाव को समझ सकते हैं, जो कि इनके व्यक्तिगत संबंधों में, विशेष रूप से वैवाहिक संबंधों में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करता है। अगर हम जातकों की बात करें, जातकों के शारीरिक गठन की बात करें, तो जातकों को आप अक्सर दुबला पतला देखेंगे, यानी इनकी देह दुबली पतली होती है, कद लंबा हो सकता है, साथ ही साथ इनकी जो काठी होती है वह मजबूत होती है। यह जातक विविध प्रतिभाओं में समृद्ध होते हैं और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो आप इनके अंदर एक तो प्रतिभाएं देखेंगे, दूसरा इनके अंदर जो इनकी व्यक्तित्व है वह बहुमुखी यानी कि चहु और हर दिशा में कार्य करने वाले यह जातक होते हैं। यह जातक एक्सप्रेसिव होते हैं, अनुकूलनीय होते हैं यानी अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं और लचीले होते हैं, यानी इन जातकों के अंदर लचीलापन भी देखा जा सकता है। कॉन्फिडेंट होते हैं यानी इनके अंदर जो अपने ऊपर विश्वास करने की क्षमता होती है, आत्मविश्वास करने की क्षमता होती है वह अधिक होती है और एक बहुत ही विशेष ऊर्जा इनकी आभा में दिखाई देती है, यानी इनका ऑरा बहुत ही प्रभावशाली होता है। सदैव मुस्कुराने वाले होते हैं यह जातक, यानी इस नक्षत्र में जो जन्मे हुए जातक हैं, हम उन सभी की बात कर रहे हैं कि यह जातक सदैव मुस्कुराने वाले होते हैं, संवाद में उत्कृष्ट होते हैं, यानी इनकी वाक शक्ति अच्छी होती है और इसी उत्कृष्टता के कारण यह
जब भी किसी के साथ वार्तालाप करते हैं तो उन्हें अपनी शैली में डुबो लेते हैं। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि इनसे वार्ता करने वाला व्यक्ति इन्हीं की शैली में ढल जाता है। यह जातक सामाजिक होते हैं, इनके अंदर तर्क कौशल होता है, यानी तार्किक कुशलता आप इन जातकों के अंदर देख सकते हैं। बुद्धिमान होते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसमें यह विशेषज्ञ हो जाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का कार्य करें, यह कुछ ही समय में उस कार्य में इतने कुशल हो जाते हैं कि आप इन्हें विशेषज्ञ की श्रेणी में रख सकते हैं। तो यह जातकों के अंदर की प्रतिभा होती है। यह जातक दयालु होते हैं, खुले विचारों के होते हैं और संयम करने वाले होते हैं, और इसी संयम के चलते दूसरों से इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। यह जातक सामूहिक गतिविधियों के शौकीन होते हैं और इन जातकों का असाधारण गुण इन्हें स्वाभाविक नेता बनाता है। यानी कि हम राजनीतिक के नेताओं की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर स्वाभाविक नेता यानी कि लीडरशिप क्वालिटी की, नेतृत्व क्षमता की हम बात यहां कर रहे हैं। हाँ, राजनेता हो जाए वह एक अलग बात है, क्योंकि नेता अगर हैं तो राजनेता भी बन सकते हैं, लेकिन हम यहां डायरेक्ट राजनेताओं की बात नहीं कर रहे। जो स्वाभाविक गुण नेतागिरी का है, यानी कि जो नेता हैं, हम नेता की बात कर रहे हैं। तो नेता और राजनेता थोड़ा सा फर्क आप समझ सकते हैं। तो यहां हम जातकों में नेता का गुण जो है वह देखते हैं, यानी नेतृत्व क्षमता देखते हैं, क्योंकि यह जातक दूसरों को प्रभावित करना पसंद करते हैं। अपनी बातों से, अपने कार्यों से यह दूसरों को जल्दी प्रभावित कर लेते हैं, और सामूहिकता में यह जातक कार्य करना पसंद करते हैं, और समूहों में अपनेपन और एकीकरण के कारण यह जातक अपने आप को प्रभावशाली बना लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर गुण है अपनेपन का और एकीकरण, यानी कि लोगों को अपनी तरफ झुका लेने का, लोगों के साथ एकता स्थापित करने का। उस गुण के कारण यह जातक अक्सर समूहों में सफल देखे जाते हैं। यह जातक आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं और अपने प्रयासों से जीना पसंद करते हैं। यह जातक दूसरों को सम्मान करते हैं और यह किसी भी प्रकार का किसी का अपमान करना पसंद नहीं करते और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना पसंद करते हैं। लेकिन यदि इनके साथ अन्याय हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों में यह बदला लेने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, यानी कि वह बदले की भावना इन जातकों के अंदर देखी जा सकती है। जो प्रतिशोध की भावना है वह देखी जा सकती है। तो यह उस सुअवसर का इंतजार करते हैं कि जब वह अवसर आएगा तब यह अपना बदला ले लेंगे। इन जातकों में वैज्ञानिक सोच होती है, वैज्ञानिक दिमाग होता है। यह जातक अक्सर इतिहासकार और शोधकर्ता देखे जा सकते हैं, और अच्छे इतिहासकार, अच्छे शोधकर्ताओं की हम बात कर सकते हैं। इनके अंदर गुप्तता भी होती है और रहस्य को रहस्य बनाए रखने की जो क्षमता है, जो गुण है, वह इन जातकों के अंदर देखा जा सकता है। यानी अगर इनके पास कोई बात पहुंच गई तो वह यदि रहस्य रखनी है तो आप इनके मुख से वह कभी भी बात बुलवा नहीं सकते। यह जातक किसी के रहस्य को उजागर नहीं करना चाहते तो बिल्कुल भी उजागर नहीं करेंगे, यह उसे दबाकर खत्म कर देंगे। यानी वो रहस्य इनके अंदर, इनके साथ ही समाप्त हो जाएगा, वह रहस्य दूसरों तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आप इतनी गहराई तक की बात इन जातकों में देख सकते हैं। यह जातक एक परिष्कृत और भौतिक रूप से आरामदायक एवं शानदार जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं और इसी आनंद को लेना पसंद भी करते हैं। जीवन में सामंजस्यता की आवश्यकता को देखते हुए यह जातक संघर्षों से दूर रहते हैं। इन्हें संघर्ष करना पसंद नहीं होता, लेकिन यदि इन पर हमला हो जाए, यानी अगर इन्हें उकसा दिया जाए, इन्हें छेड़ दिया जाए, तो यह जातक आक्रामक हो सकते हैं और आक्रामक होकर एक कठोर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। इन जातकों के अंदर इतना क्रोध भी देखने को प्राप्त हो सकता है। आमतौर पर इन जातकों का बचपन समस्या विहीन होता है। जातक प्रसिद्ध होकर सामाजिक महत्व प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे इस नक्षत्र में जन्मे हुए जो महान लोग हैं, अगर उनमें से हम एक ही महान की बात करें तो वह है अमिताभ बच्चन। तो उनकी प्रसिद्धि को भी आप देख सकते हैं और उनके अंदर के गुण अवगुणों को भी आप समझ सकते हैं। तो यहां हम चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की हम बात करते हैं, तो वहां हम यह भी देख सकते हैं कि प्रसिद्धि को भी प्राप्त करते हैं, सामाजिक महत्व को भी प्राप्त करते हैं। तो यह आप एक ही महान व्यक्ति को देख लें तो
उनके जीवन में धनिष्ठा नक्षत्र के चलते यह सब चीजें आपको दिखाई देंगी। प्रसिद्धि भी है, धन भी है। तो धन की हम प्रचुर मात्रा की बात धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए करते हैं, तो वो होगा ही होगा। इन जातकों के अंदर बुद्धि और तर्क कौशल अच्छा होता है, जिसके चलते आप इन्हें एक अच्छा उत्कृष्ट वकील देख सकते हैं, एक उत्कृष्ट राजनेता देख सकते हैं, और यह जातक राजनयिक भी बनते हैं। अगर इस नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं की बात करें तो यह एक अच्छी वार्ताकार होती है, सफल पाठक होती हैं, वाद विवाद में भाग लेने वाली होती हैं, और अच्छी कहानीकार होने के नाते लेखन का भी अच्छा इनके पास में अनुभव होता है। यानी आप कह सकते हैं कि लेखन में यह बहुत ही उत्तम कार्य करने वाली होती है। वे कथा लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध हो सकती हैं। सफल होंगी तो प्रसिद्ध भी हो ही जाएंगी। अगर घरेलू जीवन की बात करें तो घरेलू जीवन में वे खुश होती हैं। प्राचीन वस्तुएं इकट्ठी करने का इन्हें शौक होता है। प्राचीन वस्तुएं पसंद करती हैं। इकट्ठी करने वाली कुछ महिलाएं हो सकती हैं, कुछ हो सकता है कि सिर्फ पसंदगी तक ही सीमित हो जाएं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक अक्सर 24 साल की उम्र के बाद धन कमाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी आप बहुत जल्दी कह सकते हैं इसे। और विशेषतः वाणिज्यिक गतिविधियों से, यानी कि व्यापारिक गतिविधियों से यह धन कमाना प्रारंभ करती हैं। उच्च पदों तक पहुंचने की क्षमता इस नक्षत्र वाले जातकों में होती है, क्योंकि आप उच्च पदस्थ देखेंगे ही देखेंगे। इन जातकों के अंदर आध्यात्मिकता भी देखेंगे। इन जातकों के अंदर आध्यात्मिकता के चरम तक पहुंचने का आप गुण भी देखेंगे, क्योंकि दशम भाव और 11वां भाव, जो हम इन दो भावों की बात करते हैं, तो 11वां भाव हमारी इच्छाओं का है, और धनिष्ठा नक्षत्र दशम और 11वां दोनों के मध्य में आधा आधा बटा हुआ है। तो हम यह दशम भाव और 11वें भाव से भी संबंधित बात करेंगे, क्योंकि हम कालपुरुषी कुंडली में जब देखते हैं तो मकर राशि दशम भाव में आती है और कुंभ राशि 11वें भाव में आती है। तो इसीलिए हमने यहाँ भावों की बात की। तो जब हम इच्छाओं की बात करते हैं तो हम इच्छाओं की बात करते समय इस बात को कतई नहीं भूलेंगे कि यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। तो जब हम इच्छा पूर्ति की बात करते हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र इच्छा पूर्ति का कार्य भी करता है। तो जातकों की इच्छा पूर्ति भी बहुत हद तक होती है। जातक महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ जातकों के अंदर कुछ गुण और अवगुण भी होते हैं। यानी जातक यदि कम विकसित हों तो इन जातकों के अंदर लालची प्रवृत्ति देखी जा सकती है, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। कम विकसित होने का मतलब यह है कि यदि आध्यात्मिक तौर पर और मानसिक तौर पर इन जातकों का पूर्ण विकास ना हुआ हो, यानी कहीं ना कहीं यदि इन जातकों के कुछ ग्रह नक्षत्र को पीड़ित कर रहे हो तो इस प्रकार की गतिविधियों में भी जातक देखे जा सकते हैं। लालची होंगे, धन कमाने की गलत प्रवृत्ति होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपराधिक गतिविधियों में जा सकते हैं। तो हम यहां आपराधिक गतिविधियों में जाने से भी नकार नहीं सकते। तो यहां धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक आपराधिक गतिविधियों में भी देखे जा सकते हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि हमारे कुंडली में जो ग्रह हैं वह किस प्रकार का फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र के तो दोनों ही पहलू हैं। कुंडली में अन्य ग्रह उसके पहलुओं को उजागर करते हैं, यानी कहीं कहीं उसके अच्छे पहलू लुप्त हो जाएंगे, नकारात्मक पहलू ज्यादा दिखाई देंगे, और कहीं कहीं नकारात्मक पहलू लुप्त हो जाएंगे और सिर्फ अच्छे ही पहलू दिखाई देंगे। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखें। और मंगल यदि कुंडली में बहुत अच्छा हो तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को उत्कृष्ट विरासत प्राप्त होती है। इस नक्षत्र में अगर हम रिकॉर्ड्स को उठा के देखें, आंकड़े देखें, तो विश्व के कई बड़े वैज्ञानिक और राजनेता इस नक्षत्र में जन्मे हैं। तो जाहिर सी बात है सभी का जन्म किसी ना किसी नक्षत्र में होता है, लेकिन इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के पास में वह सब कुछ प्राप्त होता है जो उनके जीवन में चाह होती है, इच्छाएं होती हैं, यानी डिजायर्स को पूरा करने वाला नक्षत्र है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के सामंजस्य का नक्षत्र है। यहां भौतिकता की बात करें तो भौतिकता में जातक सर्वोच्च श्रेणी तक पहुंचते हैं। आध्यात्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिकता में भी जातक सर्वोच्च श्रेणी तक पहुंचते हैं। अगर हम दशम और 11वें भाव में अधिकतर ग्रहों की बात करें तो जातक पूरे भौतिक सुखों को प्राप्त करने के बाद, उनका भोग करने के बाद
आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। इस नक्षत्र के ऊपर जो देव निवास करते हैं वह है अष्टवसु। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अष्टवसुओं के बारे में, तो जब हम इन अष्टवसुओं की बात करते हैं तो इन अष्टवसुओं से जातकों के अंदर जो गुण प्राप्त होते हैं हम वह भी बात कर लेते हैं। अगर हम अपा की बात करें, जल की देवी, तो यहां इससे जातकों में पराजित ना होने का गुण दिखाई देता है। यदि ध्रुव की बात करें तो जातकों के अंदर दृढ़ता दिखाई देती है। यदि धरा की बात करें, पृथ्वी, तो जातकों के अंदर सहन शक्ति दिखाई देती है। इन जातकों में सहन शक्ति अच्छे लेवल तक हो सकती है। यहां तक कि हमने कहा कि यदि कोई इनका अपमान करे तो उसे एक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद ही बदला लेते हैं। एक हद तक तो सहन करते ही करते हैं। तो हम सहन शक्ति की बात कर सकते हैं। अनिला से बात करें, वायु, तो हम यहां ज्ञान की बात कर सकते हैं, ज्ञान के आवंटन की बात कर सकते हैं, ज्ञान को फैलाने की बात कर सकते हैं, क्योंकि वायु से हमने ज्ञान को फैलाने की ही बात समझी है। और जब हम अनाला की बात करते हैं, अग्नि, तो अग्नि से जातकों के अंदर ऊर्जा देख सकते हैं, रचनात्मकता देख सकते हैं, कलात्मकता देख सकते हैं। जब हम प्रत्युषा की बात करते हैं, सूर्य, तो सूर्य से हम जातकों के अंदर आशावादिता देखते हैं। साथ ही साथ संगीतमयता देखते हैं, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। जातकों के अंदर नेतृत्व क्षमता देखते हैं, तो वह प्रत्युषा से प्राप्त हो रही। जब हम प्रभास की बात करते हैं तो प्रभास आकाश का प्रतिरूप है, तो प्रभास से हम जातक के अंदर असीमित क्षमताओं को समझ सकते हैं, असीमित आकांक्षाओं को समझ सकते हैं, महत्वाकांक्षाओं को समझ सकते हैं। और जब हम सोम की बात करते हैं जो कि चंद्र का प्रतिरूप है, तो सोम से हम जातक के अंदर दयालुता देखते हैं, भावुकता देखते हैं, और हीलिंग करने का जो गुण है यानी कि उपचारक क्षमता जो है वह देखते हैं। साथ ही साथ हम छल भी देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा छली थे, तो साथ ही साथ हम जातकों के अंदर छल की भावना भी देख सकते हैं। तो यहां अष्टवसुओं के अनुसार भी आप जातकों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों की आजीविकाओं की बात करें, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आजीविकाएं तो पढ़ी थी, तो यहां कुछ ना कुछ नयापन आपको दिखाई देगा। यहां हम देखेंगे कि जातकों में राजनेता होते हैं, राजनयिक होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान भी है, वाक शक्ति भी है, तो मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करें, जिसे हम रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं। आप इन जातकों में एक अच्छे वकील देख सकते हैं, लॉयर्स, आप मनोचिकित्सक देख सकते हैं, न्याय के क्षेत्र में कार्य करने वाले देख सकते हैं, और उच्च पदों पर देख सकते हैं। तो आप जजेस की, न्यायाधीशों की यहाँ बात कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वे भविष्यवक्ता हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, गीतकार और संगीतकार की श्रेणी में भी इन्हें देखा जा सकता है। यह जातक अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं। तो आप इन्हीं सभी क्षेत्रों में आप इन जातकों को देख सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से धनिष्ठा नक्षत्र को समझेंगे तो आप यह पाएंगे कि यह एक बहुत ही उत्कृष्ट नक्षत्र है, जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का सामंजस्य देखने को प्राप्त होता है। तो यह था हमारा विश्लेषण धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों का। उम्मीद है कि आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी, और यदि ऐसा है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगला वीडियो हमारा धनिष्ठा नक्षत्र का ही तृतीय भाग होगा, जहां हम जातकों को अलग अलग करके समझेंगे, यानी कि प्रत्येक चरण में जन्मे हुए जातकों में किस प्रकार से नवांश की ऊर्जाएं प्रभावित होती हैं, किस प्रकार से दृष्काण की ऊर्जाएं वहां उन्हें प्रभावित करती हैं, और कैसे एक ही नक्षत्र में जन्मे हुए विभिन्न जातक एक दूसरे से भिन्नता प्रकट करते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र के अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं